हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवाई फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम बीएससी पार्ट थर्ड के इस क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ में आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आप सबको पता होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा था। आइंस्टीन का 1905 में दिया गया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सैद्धांतिक मॉडल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो, इससे पहले प्लांक ने इसके ऊपर काम किया था कि उन्होंने एक विसर्जन नली के अंदर कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने दोहराए थे। उसके बाद में जो प्रायोगिक अध्ययन किया है वो किया है होल्बॉक्स और लेनार्ड ने। ठीक है, ये दो ही आपके फिजिसिस्ट, आपको दो नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम हैं? होल्बॉक्स तथा लेनार्ड। इन्होंने 1886 से 1902 के बीच में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो कि प्रायोगिक रूप से इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा को कलेक्ट किया। बाद में हम इसके जो प्रायोगिक मान हैं उनको लिखेंगे, लेकिन पहले उससे पहले समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। उसके बाद में चलेंगे आइंस्टीन के मॉडल के ऊपर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या किया जाता है? कैथोड और एनोड की दो मेटल की प्लेटें होती हैं, उनके ऊपर एक इस प्रकार से एक विंडो होती है, खिड़की या विंडो कह सकते हो आप। इस विंडो की हेल्प से यहाँ पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है। ठीक है, अब ये अलग अलग इंटेंसिटी की हो सकती है। तो जब ये प्रकाश इस कैथोड की प्लेट के ऊपर पड़ता है तो इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं तो इस विभवांतर के प्रभाव में, ये आरोपित विभवांतर है, इसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ गति करते हैं, और ये एक कलेक्टर प्लेट है, संग्राहक प्लेट, जो कि एनोड है, वो एनोड कलेक्टर प्लेट के रूप में काम करता है। ये एमिशन प्लेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे, और ये कलेक्टर प्लेट की तरह काम करेगी। इस वोल्टेज को कहते हैं कलेक्टर वोल्टेज, जो बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन यदि इधर फ्लो कर रहे हैं तो इस प्रकार से इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने स्टार्ट कर देगी। उसको मेजर करने के लिए एमीटर, और वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है उसके लिए वोल्टमीटर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है, और उसके बाद में लिखना है कि सर्वप्रथम होल्बॉक्स तथा लेनार्ड ने प्रायोगिक रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रस्तुत की, और उन्होंने 1886 से 1902 के बीच में कुछ बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जिनके माध्यम से उन्होंने तथ्यों को प्राप्त किया, डेटा कलेक्ट किए। इन्होंने क्या किया? एक पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाया था। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने प्रयोगों में ये देखा था कि जब इस धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएंगे तभी ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं या उत्सर्जित होते हैं। तो उस निश्चित आवृत्ति को उन्होंने नाम दिया था दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन में आएगा, जब किसी धातु की प्लेट पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक, ये निश्चित आवृत्ति है, से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्योंकि जब आपने लाइट इंसिडेंट करवाई है
और उस कंडीशन में इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब विभवांतर के बाहर से आप विभवांतर लगा दोगे तो विभवांतर के प्रभाव में गति भी करेंगे, और जब गति करेंगे तो एक करंट को प्रोड्यूस करेंगे, करंट को स्टेब्लिश करेंगे, विद्युत धारा का निर्माण होगा। तो प्रकाश आपतित करवाने से विद्युत धारा बन रही है, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत आसान है कि प्रकाश आपतित कर रहे हो, प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो का मतलब प्रकाश। तो आप इसको नोट करें। अब इसमें कुछ दो तीन शब्दावलियां हैं, जैसे यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस प्लेट से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनको तो कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इसमें सब प्रकाश चलेगा, लाइट, जैसे लाइट इलेक्ट्रॉन तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके द्वारा जो धारा बनती है उसको कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो पदार्थ, जो मटेरियल इस प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है उसको कहते हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। और उस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। तो जो टर्मिनोलॉजी इसमें आई है शब्दावली, उसको लिख लेते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनको कहा जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा। पदार्थ को प्रकाश संवेदी, क्योंकि ये मटेरियल इस लाइट के अबाउट सेंसिटिव है। ठीक है, प्रकाश संवेदी पदार्थ। पदार्थ को प्रकाश संवेदी पदार्थ कहते हैं, और इस पूरी घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लिख देना, इस संपूर्ण प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें से एक शब्द आया था, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ही डालने पर ऐसा होता है। यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपने को ये कहते हैं कि कम से कम एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का ही लाइट इंसिडेंट करवाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू बराबर 10 हर्ट्ज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हालांकि इतना होगा नहीं, 10 की खाद 13 10 या 14 हर्ट्ज में आएगा। तो यदि ऐसा होता है कि 10 हर्ट्ज से ज़्यादा की यदि आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, हर्ट्ज से ज़्यादा की आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, ऐसी कंडीशन में ही आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यदि आप 9 हर्ट्ज भी इंसिडेंट करवाते हो तो उस कंडीशन में नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल दिया है जैसे मैंने समझने के लिए। ठीक है, अब इसके जो प्रायोगिक रिजल्ट आए थे, प्रायोगिक परिणाम, वो अपने को लिखने हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, कि इस पूरे प्रयोग में जब होलबॉक्स और लेनार्ड ने लगभग 16 साल तक, 16 ईयर तक ये एक्सपेरिमेंट दोहराए बार बार, तो उसको कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले थे वो अपने को लिखने हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिणाम। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर कि यदि आवृत्ति निश्चित है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में जो इस ट्यूब के अंदर, क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर जो कि निर्वातित है, वैक्यूम है, वहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनती है, मतलब प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, वो प्रकाश विद्युत धारा जब आप आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, तीव्रता को, तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाता है।
ठीक है, ये संबंध आता है। तो पहला आपका परिणाम यही है। इसमें आपको लिखना है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित हो तो इसको निश्चित करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। या ऐसे लिख सकते हो कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि जो करंट होती है, धारा, वो समानुपाती होती है इंटेंसिटी का। मैं आई करंट के लिए आई यहाँ पर काम में नहीं ले सकता क्योंकि वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई समानुपाती हो जाएगा नहीं। तो ये प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के। ठीक है, तो पहला रिजल्ट तो ये आया था। अब इस रिजल्ट की व्याख्या करेगा एक तो तरंग सिद्धांत, जो पहले से चिरसम्मत सांख्यिकी, चिरसम्मत भौतिकी में पहले से उपलब्ध है ना। चिरसम्मत सिद्धांत है, जैसे मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, उसके आधार पर व्याख्या करेंगे, लेकिन वो फेल हो जाएगा। उसके बाद में व्याख्या की जाएगी आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, तो पहला तो आपको याद रखना है। दूसरा है इसके अंदर यानी करंट तो किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के। अब देखते हैं कि क्या पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है। तो दूसरे में ये कहा गया, दूसरे पॉइंट में दूसरा रिजल्ट ये आया, यदि आवृत्ति निश्चित है तो अब एक संतृप्त धारा होती है, संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी करंट पॉसिबल है, उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो संतृप्त धारा, अब ये संतृप्त धारा तो आई पर डिपेंड करती है। आप इसमें लिखेंगे कि यदि आवृत्ति का मान निश्चित है तो संतृप्त धारा या अधिकतम धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, परंतु निरोधी विभव, या फिर कहें निरोधी विभव बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन बनते हैं इस ट्यूब के अंदर, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इन फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम कितनी, मैक्सिमम स्पीड से ही भाग सकते हैं अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? 12 mv² होगी। ठीक है, तो निरोधी विभव बोल सकते हैं, परंतु निरोधी विभव में समझाएंगे निरोधी विभव क्या होता है। इसको कहते हैं V0 निरोधी विभव, या फिर कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन लिखना पूरा, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? निरोधी विभव या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल चुके हैं, यहां से निकल गए उसके बाद इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो डिपेंड करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव, वो तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अब इंटेंसिटी का मतलब समझ लेना क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे तरंग गति कर रही है तो प्रति इकाई समय में तरंगाग्र के प्रतिकांक क्षेत्रफल पर कितनी एनर्जी वहाँ से उत्सर्जित हो रही है, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रतिकांक समय से कितनी एनर्जी उत्सर्जित हो रही है, ये कहलाती है इंटेंसिटी। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट ये था। अब इसमें एक कंसेप्ट आया निरोधी विभव, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये निरोधी विभव क्या है?
जैसे आपने यहाँ पर निरोधी विभव का मतलब है कि आप जो बाहर से एक संग्राहक वोल्टा आरोपित करते हो, संग्राहक वोल्टा आरोपित करते हो, उस संग्राहक वोल्टा का यदि पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए, व्युत्क्रमित कर दी जाए, मतलब प्लस को माइनस बना दिया जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे उसी टाइम वो इलेक्ट्रॉन गति करना रुक जाएंगे, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 गति करना ही रुक जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जाके रुक जाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन जाके रुक जाएं और वो जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है इनकी, वो पूरी की पूरी किस में स्टोर हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। ऐसी अवस्था में जितना आपने बाहर से संग्राहक वोल्टा पर जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है वो कहलाता है आपका निरोधी विभव, ठीक है। तो ये कहलाता है संग्राहक, वह संग्राहक वोल्टा का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है या धारा शून्य हो जाती है। क्योंकि ये गति करना रुक जाएंगे तो धारा भी शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो आपने हाफ मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² को, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर EV0 है, क्योंकि W बराबर होता है QV, Q का मतलब है यहाँ पर E, तो EV0 किसके बराबर आएगा, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर के। ये रिलेशन काम करता है कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो गई, EV0 के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये अवस्था किसकी है, ये है अवस्था निरोधी विभव की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की या अंतक वोल्टा की। निरोधी विभव बोल दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो, या फिर अंतक कट ऑफ वोल्टेज बोल दो। आप लिखो इसको। अब इसी लाइन के साथ आपको एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेना है। इसी पॉइंट के अंदर एक ग्राफ है जो अपन ने ऊपर वाला पढ़ा था पोर्शन, उससे संबंधित ही ग्राफ है वो। हमने देखा कि जो निरोधी विभव है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो करंट है वो इंडिपेंडेंट है किससे, आपके वोल्टेज से। मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, यदि इधर आप संग्राहक वोल्टा आरोपित कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये तो पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पर मान लीजिए करंट है ये, वो ये आपको फोटो इलेक्ट्रॉन करंट लिखनी है यहाँ पर, प्रकाश विद्युत धारा। तो अपने पास तीन इंटेंसिटी हैं अलग अलग, एक है I3, एक है I2 और दूसरा है आपके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलता है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब निश्चित धन विभव के लिए जो आपकी प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। आपसे फिर एक मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने बढ़ाया, उसके बाद में देखो करंट देखो कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब ये सैचुरेट हो गई। तो ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो मान आएगा ये है इसकी सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। यहाँ पर I3 ग्रेटर है I1, I2, I3, ये I3 ग्रेटर है I2 और I2 ग्रेटर है I1, ठीक है। ये आपका जो वोल्टेज कहलाएगा, जब आप इसमें नेगेटिव में अप्लाई कर दोगे तो पूरी की पूरी करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो करंट का मान जीरो किसके लिए आ जाएगा, V0 के लिए। यानी V बराबर एक्चुअल में ये V0 जो है वो -V है,
क्योंकि निगेटिव में अप्लाई किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है वो रुक जाए। धीरे 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 जब निगेटिव में आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो गति रुक जाएगी। आप इसको प्लॉट कर लें। दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या टर्म है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में ये देखा गया कि एक निश्चित आवृत्ति से यदि कम आवृत्ति रखी जाती है इंसिडेंट लाइट की, तो ऐसी अवस्था में एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर उद्गम नहीं होता है। मतलब दहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है जहाँ पर जिस आवृत्ति से नीचे फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम मान होने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, उसे दहली आवृत्ति कहा जाता है। मतलब आवृत्ति का वह न्यूनतम मान है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको सामान्यतः न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसको न्यू जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लास्ट वाले डायग्राम में आपने देखा ही कि करंट के अलग अलग मानों को जब संग्राह्य वोल्टता के हिसाब से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो संग्राह्य वोल्टता बढ़ाने से ऐसा नहीं करंट लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो सबसे मैक्सिमम वाली I3 थी, फिर I2, फिर I1, लेकिन जब निगेटिव में अप्लाई कर देते हैं तो एक V बराबर -V0 के ऊपर करंट जीरो हो जाती है, धारा शून्य हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन गति करना रुक जाते हैं। वैसे ही एक टर्मिनोलॉजी है दहली आवृत्ति कि इससे नीचे की यदि आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक, इसके बाद में अब इसी से संबंधित यदि आप प्लॉट करना चाहो ग्राफ, तो एक ग्राफ इस प्रकार का है आपका कि यदि आप आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इधर आपका V0, इसके बीच में ग्राफ बनाते हो, तो जैसे एक मटेरियल तो ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ν01 और दूसरा मटेरियल ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ν02, क्योंकि अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग आता है। एक लिस्ट बनाई हुई है बुक के अंदर जिसमें फॉर एग्जांपल आपके बहुत से एलिमेंट दे रखे हैं, तो ν01 का मान ν02 से कम है। ये एक मटेरियल है जिसके लिए हो सकता है, अब इसका इंटरसेप्ट मान लो यहाँ कटेगा, जब आवृत्ति 0 होगी तो उस कंडीशन में इसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो इसके लिए जो समीकरण आएगा वो रेखिक इस प्रकार से आएगा, V0 बराबर A न्यू प्लस B, कि आवृत्ति बढ़ाने से जो आपका निरोधी विभव है उसका मान लगातार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो ये है धातु 1 और ये आपका धातु 2, A और B भी दे सकते हो, धातु A धातु B। तो अलग अलग धातुओं का जो आपका एक ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है इस फ्रीक्वेंसी से नीचे पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ही नहीं। इस धातु के लिए वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे की फ्रीक्वेंसी रखने पर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। तो ये इसका एक रिलेशन आता है V0 बराबर A न्यू प्लस B। ठीक है, इसको डिनोट करो आप। अब इसमें और वो है टाइम लैग से संबंधित समय पश्चता। ये समय पश्चता क्या है? यहाँ पर होलबॉक्स और लेनार्ड ने यह बताया कि जैसे ही प्लेट के ऊपर प्रकाश आपतित किया जाता है उसी समय बिना किसी समय पश्चता के, बिना किसी टाइम लैग के तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। यानी जब जैसे ही धातु प्लेट पर
प्रकाश आपतित किया जाता है। बिना किसी समय पश्चता के, इसका मतलब है टाइम लैग, बिना किसी समय पश्चता के फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा टाइम लैग नहीं होता कि जैसे पहले प्रकाश पड़ा उस टाइम कुछ टाइम लगाएगा उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो प्रायोगिक परिणाम आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये 4 अभी तक हमने पढ़े हैं। इसमें पहला है फोटो करंट, यानी करंट को यदि आप आई मानो तो वो किसके समानुपाती है? तीव्रता। ठीक है, यानी करंट तीव्रता से संबंधित है। दूसरा पॉइंट कि जो आपका निरोधी विभव है वो समानुपाती है फ्रीक्वेंसी न्यू से, तीव्रता से। और उसमें भी अपन देखते हैं कि निश्चित आवृत्ति से एक न्यू जीरो है, उससे कम की यदि आवृत्ति रखते हो तो बिल्कुल भी एमिशन नहीं हो पाता फोटो इलेक्ट्रॉनों का। इसी में तीसरा आपने देखा दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति वाला पॉइंट आपने पढ़ ही लिया है यहाँ पर। चौथा है कि जो टाइम लैग होता है वो लगभग जीरो होता है, किसी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती। तो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि करंट तीव्रता के समानुपाती है, निरोधी विभव वह संग्राहक बोलता का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, वो तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं वी जीरो रेखिक रूप से बढ़ता है। रेखिक रूप से अपन ने देखा था कि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग ग्राफ प्राप्त होता है। दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन संभव नहीं है और समय पश्चता नहीं होती है। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले जो तरंग सिद्धांत ने व्याख्या प्रस्तुत की थी, समझाने की कोशिश की, तो उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आइंस्टीन की व्याख्या पढ़ेंगे और आइंस्टीन का एक प्रकाश विद्युत समीकरण आता है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो बताया है आपको उस वाले टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, इस लेक्चर को जितना हो सके अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऑफलाइन क्लासेस के यदि वो लेने में असमर्थ हैं, तो वो इन लेक्चर्स को देखकर एक बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट के साथ एग्ज़ाम दे सकें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।